गहराई अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है। जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनोगे को पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। जी हाँ, मैं फिराक हूँ, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। मेरी पैदाइश 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर शहर में हुई। मेरे वालिद मोहतरम मुंशी गोरख प्रसाद इबरत और मेरी वालदा गोरखपुर शहर के निहायत खुशहाल तालीम याफ्ता और बाइज़्ज़त श्रीवास्तव कायस्थ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी वालदा मेरे वालिद मोहतरम की तीसरी बीवी थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बचपन से ही बहुत तेज़ और ज़हीन था। सब लोग खुश थे। फिराक गोरखपुरी की इब्तिदाई तालीम उनके ख़ानदानी रिवाज के मुताबिक उर्दू में हुई। फिर अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए उन्हें स्कूल भेजा गया। फिराक गोरखपुरी बचपन से ही बहुत ज़हीन और मेहनती थे। हर इम्तिहान में वो नुमाया कामयाबी हासिल करते रहे। 1913 में फिराक ने गोरखपुर हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और एफए करने के लिए इलाहाबाद चले गए। यहीं से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुईं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शिरकत करने का जज्बा और सियासत में दिलचस्पी यहीं से शुरू हुई। शायरी का ज़ौक़ व शौक़ जो उन्हें अपने वालिद इबरत गोरखपुरी से विरासत में मिला था, उसे परवान चढ़ने का मौका भी इलाहाबाद की फ़िज़ाओं में ही मिला। 1920 में प्रिंस ऑफ वेल्स की हिंदुस्तान आमद पर गांधी जी की क़यादत में जो ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया गया, उसमें फिराक ने भी शिरकत की और जेल भेज दिए गए। मुझे 1.5 साल की कैद मिली। मुझे और कैदियों के साथ आगरा जेल भेज दिया गया, जहाँ से 1 साल के बाद मुझे लखनऊ जेल भेज दिया गया। एक बार जेल में कुछ अखराजात के लिए मुझे रुपयों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने कुछ मज़ामीन लिखकर मुंशी प्रेमचंद को भिजवा दिए। उन्होंने मुख्तलिफ रिसालों के पास वो छपवाने को दे दिए और उनसे मुझे रुपए मिल गए। जेल में अपने अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर उनको जल्दी ही रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद फिराक गोरखपुर आए और यहाँ से अपने आबाई घर, जो खिज़ा रसीदा चमन की तरह बर्बाद हो चुका था, वहाँ गए। उनके छोटे भाई तपेदिक के आर्जे में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए थे। उस वक्त फिराक इतनी ज़हनी और इक़्तिसादी परेशानियों में मुब्तला थे कि वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करें और क्या ना करें। उसी ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू गोरखपुर आए और मेरे मेहमान हुए। मैंने उन्हें अपना दुख दर्द कुछ नहीं बताया, पर सियासत आलम के कयाफा शनास ने बिना कुछ सुने ही सब जान लिया और फ़ौरन मेरे सामने एक तजवीज़ रख दी कि तुम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंडर सेक्रेटरी के तौर पर इलाहाबाद जाकर वहाँ के दफ्तर का कारोबार संभाल लो। ये बात सन 1923 की है। मैंने गोरखपुर को अलविदा कहा। कांग्रेस के सदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर मेरे बारे में सुन चुके थे। कांग्रेस के एक जलसे में मेरी इंग्लिश ज़बान की एक रिपोर्ट को पढ़कर वो मेरी सलाहियतों के बारे में जान चुके थे। उन्होंने नेहरू जी की तजवीज़ पर फ़ौरन हामी भर दी। मैं गोरखपुर छोड़कर इलाहाबाद चला आया और 250 रुपया महीना
की तनख्वाह पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अंडर सेक्रेटरी बन गया। इसी साल उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी हासिल की। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब के लेक्चरर की हैसियत से उनको अपनी पसंदीदा मुलाजमत मिल गई। फिर उसके बाद बकिया सारी ज़िंदगी उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी में ही गुजारी। सब जानते हैं मेरी तमाम ज़िंदगी दरसो तदरीस में गुजरी है। बीए में हम लोगों को अंग्रेज़ी अदब पढ़ाते थे वो, और ख़ास तरीके से जो रोमांटिक्स का पीरियड था वो पढ़ाते थे। और मेरा आज भी ख्याल है कि उन जैसा उस्ताद रोमांटिक पोइट्री पर, अंग्रेज़ी की रोमांटिक पोइट्री पर मुझे नहीं मिला कभी। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ और जानता हूँ कि जिस तरह से जज्ब के आलम में वो पढ़ाते थे, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ ने, सबको मुश्किल है कि कोई उस तरह से डूब के पढ़ाए। सिर्फ किताबों के मानी बताना या खाली उसके वो पेश कर देना वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसमें जो कैफियत है उसमें डूब के पढ़ाना, ये काम उस्ताद के लिए आसान नहीं होता। फ़िराक साहब वैसे उम्र तो उनकी काफ़ी हो गई थी, लेकिन भारी भरकम आवाज़ के आदमी थे, और इसलिए जब वो पढ़ाते थे तो हम लोग बस उन्हीं की तरफ देखते रह जाते थे। उन जैसा उस्ताद मैंने अंग्रेज़ी अदब में, मेरे उस्ताद सभी रहे हैं, मैंने अंग्रेज़ी अदब में भी मैं ज्वाइन किया नहीं। तो हमारे प्रोफेसर देव जो बहुत मशहूर अंग्रेज़ी के अदीब थे वो भी थे, लेकिन जो पढ़ाने में फ़िराक साहब के लुत्फ़ आता था वो मैंने किसी अंग्रेज़ी उस्ताद को नहीं देखा। फ़िराक साहब अपने शागिर्दों और दोस्तों से गुफ्तगू के दौरान अक्सर बड़ी बसीरत अफरोज़ बातें कह जाया करते थे। शायर ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो ना यहूदी होता है ना ईसाई, ना वो पारसी होता है और ना वो बौद्ध। आप कहेंगे इसमें सच्चाई क्या है? अरे सूरदास और तुलसीदास ये हिंदू थे, एक कृष्ण का भक्त था और एक राम को पूजता था। हाँ, कबीर अलबत्ता अपना पता नहीं देते थे। मिल्टन और डांटे ईसाई थे, होमर और वर्जल इनका कुछ भी कह लीजिए, मगर शैले मुनकर था। एक वर्ड्सवर्थ वो अंग्रेजी चर्च से सुलह करके मर गया। फिरदौसी, सादी और हाफिज पर कुफ्र का फतवा मत लगाइए। और रहा उमर खय्याम, कौन जाने उसका मजहब क्या था। लेकिन बात तो उर्दू की हो रही थी। उर्दू के शायरों, खासकर गज़ल गो शायरों का मामला ही कुछ और है। उनका मजहब कुछ भी हो, वो खुद को काफिर ही कहेंगे। मैंने दुनिया भर की बेहतरीन शायरी पढ़ी है और उसकी रोशनी में मैं इतना ही कहूँगा, शायर का कोई मजहब नहीं होता, शायर का मजहब नहीं होता। अगर मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूं कि हिंदुस्तान के वो कौन से शोरा हैं जो अपने मुल्क की आलमी पहचान बन गए, या वो शोरा जो अपने शहर की आलमी पहचान बन गए, तो फ़िराक गोरखपुरी का नाम सबसे पहले जहन में आता है, एक इलाहाबादी की हैसियत से मैं अगर देखूँ तो। फ़िराक गोरखपुरी की शायरी के कई मजमुए शाया होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। गुले नग़मा, गुलबांग, रूप, रूह बलागत, मशल और पिछली रात वगैरह, जिसमें से गुले नग़मा पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड तफवीज़ किया गया। कुछ अरसे बाद उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदुस्तानी अदबियात में दर्जा इम्तियाज़ रखता है। जोश और इक़बाल नज़्म के शायर हैं और शायद फैज़ भी नज़्म के शायर हों। फ़िराक की तरह से कोई गज़ल का शायर 20वीं सदी में उस पाए का पैदा नहीं हुआ। तो फ़िराक का एक बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने उस लहजा मीर की बाजियाफ्त की, यानी वो मज़ामीन जो मीर ने अपनी शायरी में बांधे थे, या वो लहजा जो मीर ने जिस अपनी शायरी को जिस लहजे से मुतारिफ़ कराया था, उस लहजे से हमें दोबारा फ़िराक ने बवसीले मीर मुतारिफ़ कराया, और वो लहजा बहुत मकबूल हो गया। और हम देखते हैं कि बाद में हमारे यहाँ नासिर काज़मी और अहमद मुश्ताक़ वग़ैरह ने उसी लहजे की तौसीह की कि तो इस तरह से खालिस हमारी शायरी की तारीख़ में हम फ़िराक को बहुत बड़ा शायर करार दें या ना दें, लेकिन उनकी तारीख़ी अहमियत का हमें इसलिए एतराफ़ करना पड़ेगा कि उन्होंने मीर को दोबारा अपनी शायरी में दरियाफ़्त किया, और इस तरह से दरियाफ़्त किया
लेकिन नासिर काज़मी और अहमद मुश्ताक वग़ैरह ने फ़िराक़ के लहजे की तौसी की। मीर का एहसास, मीर का वजदान और मीर की आवाज़ मेरे खून में हल होकर रह गई है। बुनियादी बात यह है कि फ़राक़ की शायरी बुनियादी तौर पर ये कहा जाता है कि रोमानियत की शायरी है, लेकिन रोमानियत के दो पहलू हो सकते हैं। हम इश्किया शायरी कर रहे हैं, उसको भी रोमानियत की शायरी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हमने दर्द ज़ीस्त को और दर्द ज़माना को भी अपनी शायरी के अंदर मकाम दे दिया तो मैं समझता हूँ कि ये शायरी फिर आफाकी शायरी हो जाती है। और इस एतबार से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि फ़राक़ की शायरी को आफाकी उसके अंदर उनसर मौजूद हैं, और बिलखुसूस उसकी जो तलमीहात हैं, उसने जिस किस्म के सिमलीज़ और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है, उसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने, क्योंकि कहा जाता है कि वो उर्दू शायरी के वर्ड्सवर्थ हैं, तो उन्होंने जो मनाजिर हैं कुदरती, उससे भी बहुत कुछ इस्तिफ़ादा किया। मतलब मैं एक शेर आपके सामने अर्ज़ करूं जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया है कि इस इस्तराब में राज़े फ़रोग़ पिन्हा है, इस इस्तराब में राज़े फ़रोग़ पिन्हा है, तुलू सुबह की मानिंद थर थराए जा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन दिस अनईजीनेस एंड देयरफॉर यू शुड कीप ऑन ट्रैवलिंग लाइक द राइजिंग सन। तो ये राइजिंग सन से, उभरते हुए सूरज से, इस किस्म की सिमली और इस्तराबी कैफियत से अपने अंदर आप कामयाबी के और कामरानी के जो इम्कानात तलाश कर रहे हैं, ये फ़राक़ की शायरी का वो अंदाज़ है जो उसको आफाकी बना देता है। किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी। हजार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, हजार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, हजार बार ज़माना इधर से गुज़रा है। नई नई सी है कुछ तेरी रहगुज़र, फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी।
बचने में उम्र गुजरी है, तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है, उतर गया रगे जां मेरे निश्तर, फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी अगरचे बेखुदी इश्क को ज़माना हुआ, अगरचे बेखुदी इश्क को ज़माना हुआ, अगरचे बेखुदी इश्क को ज़माना हुआ, फिराक करती रही काम वो नज़र, फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी उनके कई मजमूआ कलाम सामने आए, गज़लों के मजमूए हैं, रुबाइयात के मजमूए हैं, लेकिन अब भी उनका बहुत सारा कलाम किसी भी मजमूए में शामिल नहीं है और तदवीन की ज़रूरत है। और मैंने इस काम का बेड़ा उठाया है और कुल्लियात फ़िराक की तरतीब व तदवीन का काम मैंने शुरू किया है, और मैंने फ़राक गोरखपुरी की 100 से ज़्यादा गज़लें ऐसी तलाश की हैं मुख्तलिफ़ अदबी रसायल में, जो 1923 के बाद से शाया होती रही हैं, लेकिन उनके किसी भी मजमूए कलाम में शामिल वो नहीं हैं। उर्दू रुबाई के फॉर्म में खालिस हिंदुस्तानियत को पेश करने का कारनामा जो फिराक गोरखपुरी ने अंजाम दिया, वो अपनी मिसाल आप है। फिराक की रुबाइयात का मजमुआ रूप जब शाया होकर मंजर आम पर आया तो उसने उर्दू अदब में एक नए बाब का इजाफा किया। उर्दू शायरों के साथ एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि वो कई ज़बानों के अदब से वाकफ़ियत रखते थे। मिसाल के तौर पर अमीर खुसरो, वो फ़ारसी ज़बान के शायर थे, हिंदवी ज़बान के शायर थे, लेकिन अरबी और तुर्की से भी वाकिफ़ थे और संस्कृत के अलावा हिंदुस्तान की और कई ज़बानों से वाकफ़ियत रखते थे। इसी तरह ये रिवायत फ़िराक के हिस्से में भी आई। फ़िराक उर्दू और फ़ारसी रिवायात का गहरा शऊर रखते थे। इसके साथ साथ वो संस्कृत और अवधी ज़बानों की शायरी से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसके अलावा फ़िराक की एक और ख़ुसूसियत ये रही है कि वो मगरिबी ज़बानों के अदबियात से भी बड़ी गहरी वाकफ़ियत रखते थे, क्योंकि अंग्रेज़ी के उस्ताद थे वो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रिवायात कहीं ना कहीं उनकी शायरी में जलवगर होती नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने रुबाई गोई शुरू की तो रुबाई में एक नया रंग व आहंग इस तरह से लेकर आए जो रूप की रुबाइयात में हमें नज़र आता है कि खालिस हिंदुस्तानियत, खालिस घरेलूपन, और इस तरह से वो जो रुबाइयात है, रूप की रुबाइयात, वो उनको शुरू से आखिर तक अगर आप पढ़िए तो उसमें संस्कृत रिवायात और अवधी की जो रिवायात हैं मकामी, वो रिवायात बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें
ये जलवागर हमें नज़र आती हैं। रूप की एक भी रुबाई हम पढ़ें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी ज़िंदगी, हिंदुस्तानियत ही हमको नज़र आएगी। फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों के साथ ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें हिंदवी और फ़ारसी दोनों रिवायात जो है इस तरह से बाहम दिगर मिल गई हैं कि उनकी अलग से शिनाख्त करना मुश्किल है। बहरहाल वो गंगा जमनी तहज़ीब के एक बड़े नुमाइंदा थे। गंगा जमनी तहज़ीब के एक बड़ा नुमाइंदा होने के साथ साथ फ़िराक गोरखपुरी एक बेहद खुशनसीब इंसान थे, एक खुशनसीब शायर थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ही बेइंतहा शोहरत मिली, दौलत मिली, खुशहाल ज़िंदगी उन्होंने बसर की और उनको बड़े बड़े इनामात और इकरामात से नवाजा गया। साहित्यिक एकेडमी अवार्ड गुल नगमा पर उन्हें मिला और इसके बाद कई इनामात और इकरामात से गुज़रते हुए हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारतीय ज्ञानपीठ, वो भी फ़िराक गोरखपुरी के हिस्से में आया। उर्दू के एक शायर थे यास यगाना चंगेज़ी। यास यगाना चंगेज़ी किसी भी शायर को खातिर में नहीं लाया करते थे, लेकिन आखिरी उम्र में उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से जाते जाते गज़ल की सिन्फ फ़िराक गोरखपुरी के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। और फ़िराक गोरखपुरी की शायरी को पढ़ते हुए हमें एहसास होता है कि गज़ल की सिन्फ उन्होंने बिल्कुल सही हाथों में सही शख्स को सौंपी थी। जज्बात में गहराई, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है। शायर का असासा तुम है, जोर कलम है, जोर कलम